नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बीती शाम इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए बम धमाके के बाद आज सुबह सनसनी तेज है, क्योंकि बीती शाम से ही इजरायल ने पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार जांच में जुटी हुई है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि इजरायल की जांच एजेंसी भी दिल्ली का रुख कर सकती है। समझिए इसकी गंभीरता, क्योंकि एक ऐसे दिन पर जब देश में राजपथ पर बीटिंग रिट्रीट में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खुद शामिल से, वहां से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर ये अब एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर ये बम धमाका होता है। लो इंटेंसिटी, कम तीव्रता का जरूर था, लेकिन गंभीर सवाल इस बात को लेकर खड़े होते हैं कि अति संवेदनशील इलाके में दिल्ली में यह धमाका हुआ, जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम एंटी टेरर स्क्वाड की वहां पर पहुंची। लेकिन इसी के साथ इजरायल ने इसे फौरन आतंकी हमला घोषित कर दिया था। उसने दिल्ली से लेकर मुंबई तक अपने जहां जहां दफ्तर हैं, जहां जहां पर इजरायली ज्यादा संख्या में रहते हैं, उन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कह दिया था। एनएसए अजीत डोभाल ने बीती शाम बात की थी अपने काउंटर पार्ट इजरायली एनएसए से, और इस बीच मोसाद का भी इस पूरी जो प्रक्रिया है, जो जांच की प्रक्रिया है, उस पर नजर बनाना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तो बताया जा रहा है मोसाद वहीं इजरायल से ही पूरी जांच पर अपनी नजर बनाए हुए है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीती शाम से दिखा रहे हैं लगातार जो बड़ी चीजें वहां पर मिली है, वो अब आपको बता दें। अभी तक स्पेशल सेल का यही कहना है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ लगता है। सबसे बड़ी बात पहली। दूसरा जो सुराग मिला है उसमें छर्रे कुछ मिले हैं। यह माना जा रहा है कि क्या उसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए, ताकि आसपास अगर कोई मिलता है तो उसके छर्रे जाकर लोगों में लगेंगे, इसलिए छर्रों का भी इस्तेमाल इस बम धमाके में किया गया होगा। तीसरी बड़ी बात, लिफाफे, चिट्ठियां, कुछ चीजें वहां पर मिली है जो कि अहम सुराग हो सकते हैं आगे तफ्तीश को ले जाने में। चौथी बड़ी बात, अगर इस पूरे मामले में आप देखें तो कैन के, जो कोल्ड ड्रिंक के कैन्स होते हैं, उस कैन के टुकड़े मिले। माना जा रहा है क्या उसके अंदर छिपाया गया था। अभी ये सब ऐसी बातें हैं जो सिर्फ सुराग के लेवल पर है, तफ्तीश को आगे ले जाएंगी। तो बड़ी बातें आपको बता दें, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल, छर्रों का इस्तेमाल, चिट्ठी लिफाफे वहां से कुछ टुकड़े मिले हैं, और कोल्ड ड्रिंक के कैन के टुकड़े मिले हैं, जिससे जांच आगे ले जाई जा रही है। लेकिन कौन कौन सी वो जांच एजेंसियां हैं, क्योंकि बीते दिन एनआईए की भी टीम वहां पर पहुंची थी, और उससे पहले आपको बता दें स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसमें एंटी टेरर स्क्वाड है, उसकी टीम वहां पर पहुंची थी। मौके से तमाम सबूत इकट्ठा किए गए थे, सबूत लेकर वो गए, और इन सब के बीच इस वक्त आपको बता दें कि इजरायल ने बड़ी गंभीरता से लिया है अपने दूतावास के बाहर धमाके की खबर को, और इजरायली जो है उन्होंने वहीं से ही नजर बनाई हुई है, मोसाद ने, जो उनकी सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। आपको बताते हैं, देखिए, इजरायल एक ऐसा मुल्क है जो आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त सख्त अप्रोच अपनाता है। और अब आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि यह घटना बीती शाम कैसे घटी और किस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ रही है, और कैसे मोसाद की नजर है इस धमाके पर। इजरायली दूतावास के बाहर हुए हमले के बाद जांच एजेंसियां आतंकी एंगल से जांच में जुट गई हैं। दिल्ली पुलिस की एक टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी और एनआईए पूरे केस की अलग अलग जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ये आशंका तो अभी तक नहीं जताई है कि इजरायली दूतावास के बाहर हुआ धमाका आतंकी हमला था, लेकिन उसकी जांच की गंभीरता में कोई कमी नहीं। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पुलिस की स्पेशल सेल जांच में जुट गई है। मौका वारदात से तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं, इसमें जो फॉरेंसिक टीम आई थी, जो ये रेड बॉक्स है, इसमें एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया है फॉरेंसिक टीम ने। उसके बाद अब यहाँ से जाएगी टीम, और जो पूरे जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उसकी जांच की जाएगी। आप देख पा रहे हैं जो धमाका हुआ था और ये गाड़ी। सर फोन नहीं उठाते हैं आप। सर क्या आपने जांच की है? एक मिनट, क्या जांच की है, क्या पाया? नहीं, अभी जांच करके जो भी हमें एग्जिबिट मिला है हम लोगों ने हैंडओवर कर दिया है। अच्छा, ठीक है, और वो हमारे लेबोरेटरी में वो जमा कराएंगे, और जो भी लेबोरेटरी में जांच होगा उसके बाद ही कुछ भी पता चल पाएगा।
घटना के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देर रात उच्च स्तरीय बैठक की और दिल्ली पुलिस को तय वक्त में जांच निपटाने के आदेश दिए। हालात की गंभीरता को देखते हुए अमित शाह ने अपना बंगाल दौरा भी रद्द कर दिया। ब्लास्ट इजरायली दूतावास के 150 मीटर के दायरे में हुआ। ये बेहद हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है। अब तक की जांच में सूत्रों के हवाले से ये सामने आ रहा है कि विस्फोटक को प्लांट नहीं किया गया था, बल्कि दूतावास के सामने से गुजर रही कार से फेंककर धमाका किया गया। एनएसजी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने धमाके की जगह से सैंपल इकट्ठा किए हैं और उसे राष्ट्रीय बम डेटा सेंटर यानी NBDC जांच के लिए भेजा गया है। ब्लास्ट वाली जगह का पुलिस और एनएसजी के अलावा NIA की टीम ने भी मुआयना किया है। जांच एजेंसियां अब सबूत जुटाने में लग गई हैं। धमाके वाली जगह के CCTV और दूतावास में लगे CCTV से अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। पुलिस ने ब्लास्ट वाली जगह के पास से एक लिफाफा बरामद किया है जो इजरायल के राजदूत के नाम पर है। लिफाफे को जब्त कर उसकी पड़ताल की जा रही है। धमाके के पीछे किसी भी वजह की संभावना नकारी नहीं गई है, लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट का मकसद नुकसान पहुंचाने से ज्यादा दहशत फैलाना हो सकता है। मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। तो आइए अब रुक करते हैं अपने मेहमानों का और तमाम सहयोगियों का जो अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ेंगे। TS तंवर साहब पूर्व वरिष्ठ अधिकारी IB के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर और शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त इजरायली दूतावास के बाहर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो इस पूरे मामले की जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है, अरविंद ऑन ग्राउंड रिपोर्टर से जल्दी से जानकारी लेते हैं, फिर तंवर साहब मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अरविंद, क्या समझा जाए? छर्रों का इस्तेमाल इशारा करता है ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, क्या समझे? क्या जैसा हम बीते दिन से कह रहे हैं, छोटा धमाका लेकिन बड़ी साजिश, बड़ा संदेश देकर हिंदुस्तान और इजराइल की दोस्ती को सीधे एक तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश है इस धमाके से। अरविंद, देखिए अंजना, बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है इस पूरे मामले पर। जो लिफाफा मिला था मौके से जिसमें इजरायली जो दूतावास है उसको संबोधित किया गया था, उस लेटर में बड़ी बातें लिखी गई हैं। उस लेटर में लिखा गया है कि ये एक ट्रेलर है, हम इसका बदला लेंगे। और साल 2020 में जो ईरान के जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनकी जो हत्या हुई थी, उनकी जो मौत हुई थी, उसका बदला लेने की बात सीधे सीधे उस लेटर में कही गई है। जो अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए थे उनका बदला लेने के लिए सीधा सीधा कहा गया है। और भी बड़ी बातें इसमें लिखी हुई हैं, यानी अपने आप में सीधे सीधे ईरान कनेक्शन वो जुड़ता हुआ आ रहा है इस बम धमाके में। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला, बहुत बड़ा खुलासा है। मैं आपको बताऊं कि जो लेटर मिला है, अब जो जांच एजेंसी है इस लेटर का टच DNA कराएगी। लेकिन जिस तरह से कल इजराइल ने धमाके के बाद ये खुलासा किया था कि ये आतंकवादी हमला है, कहीं न कहीं इशारा साफ है। जिस तरह का लेटर मिला है, उस लेटर में सबसे पहले लिखा हुआ है इजरायली दूतावास के जो राजदूत है, जो जहां पर धमाका हुआ, उनको संबोधित किया गया। उसके बाद लिखा हुआ ये ट्रेलर है, हम इसका बदला लेंगे। उसके अलावा जो अमेरिकी एयर स्ट्राइक में जो जनरल ईरान के मारे गए थे उसका जिक्र किया गया है। यानी सीधा सीधा ईरानी कनेक्शन सामने आ रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि साल 2012 अगर मैं सही हूं अरविंद ओझा, तो पिछली बार भी जब 13 फरवरी 2012 को जब स्टिकी बॉम्ब से ऐसी ही एक वहां के कर्मचारी की कार पर लगाकर धमाका करने की कोशिश थी, तब भी ईरान का हाथ आया था और उसके बाद खुफिया एजेंसियों ने टेक ओवर कर लिया था पूरी जांच को। ईरान का ये एंगल आना अपने आप में अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर, क्योंकि अब भारत और जो इजराइल है उसके रिश्ते किस तरह के हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, मैत्री दिवस के तौर पर बीते दिन को मनाया जाता है। और ऐसे रोज पर यह करना बताता है कि जो ऐसे मुल्क है जिनकी आंखों में हिंदुस्तान और इजराइल की दोस्ती खटकती है, वो सक्रिय होकर कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं इंडिया को इजराइल पर टारगेट करने के लिए। मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, आप बने रहिए। जल्दी से शिवेंद्र, मौके से एक बार तस्वीरें दिखाइए।
आज की सुबह, और कैसे जांच आगे बढ़ रही है? क्या इजराइल से किसी जांच एजेंसी के आने की भी संभावना है? क्या मोसाद की भी नजर है? क्या इस पर कुछ भी दिल्ली पुलिस कह रही है? शिवेन, देखिए, मैं इस वक्त यहाँ पर एम्बेसी के ठीक बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा जो कल से ही बढ़ा दी गई थी और ये डबल बैरिकेड किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जांच के जो साक्ष्य हैं वो उनको कोई असर न पड़े और उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। इस बीच जो सरकार है उसके साथ मोसाद जो वहाँ की एजेंसी है उसने संपर्क किया है और वो नजर वहीं से रखे हुए हैं, लेकिन बहुत संभावना है कि इस पूरी जांच में वो भी शामिल हों, क्योंकि मोसाद पूरी दुनिया की एक ऐसी एजेंसी मानी जाती है जो बहुत डीपली, बहुत थॉरली और बहुत ही इंटेंस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मानी जाती है, और उसको चूंकि उनके ही देश से जुड़ा हुआ मसला है इसलिए वो हर हाल में इसमें शामिल होंगे। और एक बात और खास बात है कि इजराइल एक ऐसा देश है कि अगर उनके एम्बेसी या इनके एस्टेब्लिशमेंट या उनके अधिकारी को कहीं भी टारगेट किया जाता है तो उसको सीधे वो टेरर अटैक ही मानते हैं, उसको आपराधिक षड्यंत्र या छोटी मोटी घटना मानकर नहीं चलते। इसलिए बहुत सख्ती से, बहुत गंभीरता से दोनों देशों के बीच में बात हुई है कि जांच को पूरी तरह से गंभीरता से ही किया जाए, और दिल्ली पुलिस इसको पूरी तरह से कर भी रही है। लेकिन इस घटना से एक बात बहुत साफ तौर पर सामने आ रही है कि ये घटना सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने के लिए थी, क्योंकि जिस तरह के सबूत मिले हैं, जिस तरह का इशारा है, जिस तरह का ब्लास्ट किया गया लो इंटेंसिटी और 150 मीटर दूर पर, इसका मतलब साफ है कि किसी को टारगेट करके नहीं किया गया था। उनका संदेश देने का मकसद था। जो लिफाफा मिला जिसपे बोला गया कि ये ट्रेलर है, अभी मतलब आगे कुछ और हो सकता है, किसी एक घटना का जिक्र करते हुए, तो ये भी साफ करता है कि ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की है हमलावरों ने कि वो कुछ भी कर सकते हैं और ये उसका ट्रेलर है, यानी आगे कुछ और बड़ा प्लान हो सकता है। और यही चिंता का विषय है दिल्ली पुलिस के लिए भी और इजराइल के लिए भी। इसीलिए वो दोनों एजेंसी, दोनों देश आपस में बातचीत करके विदेश मंत्री स्तर पर, विदेश सचिवों के स्तर पर बात करके तय कर रहे हैं कि जांच को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए ताकि हर चीज सामने आ जाए। बिल्कुल, मुनीश भी वहीं से हमारे साथ इजरायली दूतावास के बाहर से जुड़ गए, जिसके बाद तंवर साहब मैं आपके पास आऊंगी। मुनीश, मोसाद एक ऐसी जांच एजेंसी जिसका लोहा दुनिया मानती है, चाहे वो FBI हो या फिर किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में जो जांच एजेंसियां होती हैं, मोसाद के जो कोवर्ट और ओवर्ट तरीके होते हैं और उनके ऑपरेटर्स का जो तरीका होता है उसका लोहा दुनिया मानती है। ऐसे में मोसाद की भी नजर है, NIA से लेकर एंटी टेरर स्क्वाड, स्पेशल सेल की टीम सभी जुट गए हैं ये पता लगाने में कि कौन है इस साजिश के पीछे। मौके पर इस वक्त क्या दिख रहा है? इजरायली एम्बेसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो आज सुबह आई हो, और किस तरह की जानकारी तफ्तीश के बारे में? जी देखिए अंजना, इस जांच के दौरान में दो बातें अभी तक सामने आ चुकी हैं। पहली बात तो इस बात का लगभग ये साफ हो चुका है कि आखिरकार निशाने पर कौन था। अब जो जांच एजेंसियां हैं हिंदुस्तान की, उनका ये कहना है कि कल जो एनवलप मिला था और एनवलप के अंदर में जो पत्र मिला हुआ था, उस लिफाफे के अंदर में जो पत्र था उसमें साफ लिखा गया है कि इसमें ये सिर्फ एक ट्रेलर है। और दूसरा, उन्होंने दो लोगों की बात कही है। ईरान के जो जनरल थे सुलेमानी, उनकी बात की गई है, जो कि 2020 में जनवरी के महीने में एक ड्रोन अटैक में मारा गया था। इसके अलावा एक और शख्स जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट सबसे बड़ा था ईरान का, उसका भी असैसिनेशन हुआ था, उसको मार गिराया था और उसमें इजराइल का नाम सामने आया था। हालांकि आधिकारिक तौर पे यह बात कबूली नहीं गई, लेकिन सैटेलाइट के जरिए, और ये जो कहा जा रहा है कि ये इजराइल का ऑपरेशन था, सैटेलाइट के जरिए एक मशीन गन के द्वारा उस न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कुछ ही महीने पहले मार दिया गया था। इन दोनों का नाम पत्र में है और उसमें कहा गया है कि ये शहीद थे और ये सिर्फ एक ट्रेलर है और आगे इस तरह की और भी धमाके हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं ईरान का इसमें हाथ सामने दिखाई दे रहा है। 2012 में जब इसी तरह से एक अटैक हुआ था जिसमें कि एक इजरायली महिला घायल हुई थी, उस वाले अटैक में भी ईरान का ही बात सामने आया हुआ था। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो लोग थे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया था। तो इस बार भी यही लग रहा है। इसके अलावा अब आगे जांच कैसे आगे बढ़ रही है, उसमें जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इजराइल से एक टीम जो है पुलिस की, वो आज आ सकती है दिल्ली और उसके बाद में जांच में हिंदुस्तान की जो एजेंसियां उनको मदद करेगी। लेकिन जो आप मोसाद की बात करी थी, देखिए मोसाद एक ऐसी एजेंसी है जो कि सालों तक अपने दुश्मन के पीछे पड़ी रहती है और कहीं ना कहीं तकनीक। जी 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 बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुनीश बात पूरी कीजिए अपनी दो लाइन में जल्दी से। आप मोसाद के तरीकों की बात कर रहे थे, वाकई उसका लोहा दुनिया मानती है, बात पूरी करें जल्दी से, फिर मैं जाऊंगी तंवर साहब और अब एलन राव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश।
जी देखिए, बिल्कुल अगर मोसाद की बात करते हैं तो वो दुनिया की एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि एक तो तकनीक के रूप में सबसे आगे रहती है, दूसरा अगर बात करें तो वो एक ऐसी एजेंसी है जो कि सालों सालों तक अपने दुश्मन के पीछे पड़ी रहती है। कुछ घटनाएं हैं जिसमें कि उन्होंने एक सबमरीन में धमाका किया था, एक सबमरीन को चुराया था। 1962 में उन्होंने रशिया का एक जेट तक चुरा लिया था। तो इस तरह के उन्होंने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया हुआ है। म्यूनिक में जो हमला हुआ था उसमें वो अर्जेंटीना में जाकर दशकों बाद उस शख्स को ना सिर्फ वहां से गिरफ्तार करके लेकर आए, बल्कि वहां पर आगे आकर उसे फांसी भी दी गई थी। तो मोसाद, जो बात हमारी अभी तक सामने निकल कर आ रही है कि मोसाद इस पर नजर रखे हुई है। आधिकारिक तौर पर यह बात कभी सामने नहीं आएगी कि मोसाद इस मामले की जांच करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई है कि मोसाद नजर रखी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश करे कि अगर इसमें ईरान की साजिश थी तो वो कौन था, और आगे चलकर हो सकता है कि मोसाद इसमें भी कोई बड़ा ऑपरेशन करे। अंजना, मामला गंभीर भी है, बहुत बड़ा भी है, और इसीलिए किसी लापरवाही का रिस्क नहीं मोल लिया जा सकता है। जो सर्वोच्च जांच एजेंसियां हैं दोनों देशों की, वो जुट गई हैं, क्योंकि हर हाल में पता लगाना होगा। उस चिट्ठी के जरिए जो धमकी दी गई है तंवर साहब, वो सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता है। और ऐसे में पूरी ताकत झोंककर उन लोगों तक पहुंचना होगा जो भारत को चुन रहे हैं। अगर वाकई ईरान का हाथ है, भारत को चुन रहे हैं इजराइल को एक संदेश देने में, या फिर इजराइल पर जिसमें उस चिट्ठी में जनरल सुलेमानी की जो मौत है उसका जिक्र किया जा रहा है, ड्रोन अटैक में मारा गया था सुलेमानी। तो ये इसको समझकर ही पूरी जांच को आगे बहुत गंभीरता से लेना होगा। आपको ये जांच और ये तफ्तीश किस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और क्या सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है इस पूरे एपिसोड में? देखिए, ये इस वक्त हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति है, उस राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति को देखते हुए देश के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि देश की बदनामी हो, और क्योंकि हमारे संबंध इजराइल के साथ बहुत अच्छे हैं, तो इजरायली गवर्नमेंट को ये डराना चाहते हैं कि भारत के अंदर भी हम कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इजराइल एक टारगेट रहा है। बहुत समय पहले एक इजराइल का पायलट, F-16 का पायलट इंडिया आया था, और वो पायलट यहाँ पे खो गया, और फिर उस पायलट की खोज भारत सरकार ने भी की, इजरायली एम्बेसी ने की, और बाद में पता लगा कि मनाली के अंदर उसका मर्डर किया गया। तो इजराइल जो है वो एक देश, हमारा मित्र देश है, और इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसके अंदर ईरान और इजराइल के बीच में, क्योंकि इजराइल को ये लग रहा है कि ईरान 20% जो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है और न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो वो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ईरान जो है वो धमकी दे चुका है कि वो तेल अवीव और हैफा के अंदर अटैक करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो घटना है बहुत गंभीर है, और इस घटना के अंदर मुख्य चीज़ ये है कि जो ये औरंगजेब रोड है, क्योंकि ये VIP रोड है, इन्वेस्टिगेशन में ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कोई VIP मूवमेंट शाम को 5 बजे के करीब ये घटना हुई, कोई VIP मूवमेंट भी होने वाला था या हुआ था। आगे दूसरी बात यह है कि जो 26 जनवरी के ऊपर ये घटना हुई है, उसमें उससे पहले प्राइम मिनिस्टर को एक धमकी पहले ही दी जा चुकी है, और उस धमकी में ये कहा गया था कि अगर हम इंदिरा गांधी को ठोक सकते हैं तो मोदी क्या है। तो ऐसी स्थिति में इस रोड पे ये घटना होना, इसमें ये जरूर है कि इजराइल को डराने की बात है, क्योंकि लेटर मिला है, लेटर में इजराइल के लिए किया गया है, लिखा हुआ है एम्बेसडर के लिए। तो हमें इन्वेस्टिगेशन में ये देखना है कि ये कौन ग्रुप हो सकता है, और इसमें मेरा अनुभव ये है कि कॉम्बिनेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का हो सकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बात हो रही है कि इजराइल के खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि वहाँ कहा जा रहा है कि वो इमरान सरकार इजराइल को मान्यता देने वाली है। तो ये जो हमारी स्थिति है इस समय, उस स्थिति में भारत को बदनाम करना और भारत को कमजोर करने का ये घटना है। इन्वेस्टिगेशन अच्छा होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम होना चाहिए कि पैदल चल करके आए, गाड़ी से चल करके आए, क्या एक्सप्लोजिव है, IED बनाने की जो दक्षता है वो, क्योंकि इसके अंदर एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो सुलेमानी जी के अलावा ईरान के अंदर
एक और बहुत बड़ा मर्डर हुआ, वो था कि अलकायदा का नंबर 2 और उसके अंदर अलकायदा के नंबर 2 की बेटी वो भी मारे गए और गाड़ी में उनके गाड़ी पर अटैक हुआ। तो उस मर्डर के अंदर जो वहाँ के उसामा बिन लादेन की बहू थी, वो नंबर 2 की बेटी उसामा लादेन। तो इस तरीके से ये ईरान, इजराइल और जो अमेरिका के संबंध हैं और जो खाड़ी में इस समय गंभीर स्थिति है, उस सारी स्थिति को देख करके दिल्ली के अंदर ये 1.5 किलोमीटर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, हमारे सारे संवेदनशील, हमारी जो बैटिंग ऑफ द रिट्रीट, तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि कोई हमें गंभीरता से गवर्नमेंट ने अलर्ट किया है। हमारा कुंभ मेला आने वाला है, महाराष्ट्र के अंदर स्थिति है, तो इन सारी स्थिति को देखते हुए ये बहुत गंभीर मामला है और इजराइल हमारा मित्र है। हमने देश ने बड़ी गंभीरता से लिया है। हमारे जो एनएसए हैं उन्होंने इजराइल के एनएसए से बात किया। हमारे जो यहाँ पे हर एक तरीके से तैयारी, हमारी सारी एजेंसियां जुट गई हैं और हमारी पूरी दक्षता है। तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन पे बहुत ध्यान दे करके आगे जानकारी मालूम करें तो हम अवश्य इसमें, क्योंकि ऐसे सूत्र मिल सकते हैं कि गाड़ी जो चली है, ऐसे सूत्र मिल सकते हैं जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने इसको जोड़ा है कूटनीतिक तरीके से, राष्ट्रीय सुरक्षा से, बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदुस्तान को इस वक्त अलर्ट पर इसीलिए किया गया है। मुंबई से लेकर यूपी कई शहरों में, अयोध्या तक में हाई अलर्ट बीती शाम घोषित कर दिया गया था। एलएन राव साहब, तफ्तीश कैसे आगे बढ़ रही है? और सवाल बड़ा गंभीर है सर, बीटिंग रिट्रीट के दिन महज 2 किलोमीटर की दूरी पर, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी मौजूद थे, अगर इस तरह से कोई बॉम्ब फेंकता है, चिट्ठी भी वहां पर फेंकता है, यह अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। और दिल्ली पुलिस इस पर तफ्तीश को आगे कैसे ले जा रही है? देखिए अंजना जी, वास्तव में ही ये गंभीर मामला है, इसको हल्के में लिया जाना नहीं चाहिए और ना दिल्ली पुलिस इसको हल्के में ले रही होगी। मैं समझता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन कल से ही शुरू होगी। स्पेशल सेल के सैल्यूट जिसे कहते हैं वो मौके पर आ गए थे। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जो एक्सपर्ट है उन्होंने आके मुआयना किया है एक्सप्लोसिव किस प्रकार का था, क्या स्प्लिंटर्स हैं, जो गोलियां मिली हैं, बाल बेयरिंग की गोलियां मिली हैं। और खासतौर से लेटर जो मिला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज ये दे रहा है कि जो भी परपरेटर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, जिन लोगों ने भी ये काम किया है, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा भले ही कितनी भी चाक चौबंद हो, आपका भले ही दिन बड़ा निश्चित है आज की, आप बीटिंग द रिट्रीट, जिस दिन पूरा दिल्ली हाई अलर्ट पर रहता है। और 26 जनवरी का जो हमारे त्योहार है, ये 4 दिन तक लगातार 26, 27, 28, 29 तक चलते रहते हैं। कल इसका समापन हुआ है। इस दौरान तो हाई सिक्योरिटी हमारी रहती है। इस दौरान ये मैसेज राव साहब देखिए, उस चिट्ठी में तो बात इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। उस चिट्ठी में जो लिखा है वो तो इंपॉर्टेंट है, तफ्तीश का हिस्सा है, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस ये भी समझेगी तफ्तीश के जरिए कि ये सुरक्षा में चूक कैसे हुई? सवाल नंबर 1, कितनी दूरी तक एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है जब बीटिंग रिट्रीट का इस तरह का आयोजन होता है? एपीजे अब्दुल कलाम रोड हाईली सेंसिटिव, इजरायली एम्बेसी हाईली सेंसिटिव, ऐसे में ये चूक कैसे हुई? क्योंकि ये देखना होगा कि छोटा बॉम्ब था और कोई गाड़ी पर आया या वहां रख के चला गया या फेंक के चला गया, इसलिए इसको हल्के में ले लिया जाए के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। ये सुरक्षा में चूक और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर कोई राजधानी में इतने संवेदनशील इलाके में ऐसा करके कैसे निकल गया, कहां पर चूक हुई, इस पर जांच हो रही है कि नहीं? होनी चाहिए। देखिए ये एंगल भी देख रहे हैं कि ये इतने हाई सिक्योरिटी एरिया होते हुए भी यहाँ पर कोई कैसे चला गया और ये ऐसे बम फेंक के गया, रख के गया, जो ब्लास्ट हो गया, इस पे भी संज्ञान लिया जा रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन इस पे बहुत जरूरी ज्यादा ये है कि इनको पकड़ना बहुत जरूरी है। ये तो बाद में पता लगेगा कि ये कौन आए थे, जब पकड़े जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और उस रूट पर क्या क्या कितने और ज्यादा सीसीटीवी फुटेज से पता लगेगा। जिस ढंग से उसने गाड़ी वाले को ढूंढ लिया है, कैब वाले को ढूंढ लिया है, वो उससे इंटरोगेशन से पता लग रहा है कि कौन आदमी होंगे या उनका हुलिया मिलेगा। राव साहब, वो तो मैंने तंवर साहब से पूछ लिया। वो तो स्पेशल सेल की एंटी टेरर स्क्वाड की टीम, इजराइल की जांच एजेंसी,
पुलिस और जो स्पेशल टीमें हैं वो पता लगाएंगी ना। डिस्ट्रिक्ट पुलिस को तो ये देखना पड़ेगा कि सुरक्षा के इंतजाम थे ऐसे दिन पर, फिर ये चूक कैसे हुई। मैं लौटूंगी इन तमाम सवालों के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर बताते हुए आपको जा रहे हैं। जो चिट्ठी मिली है उसकी वजह से ईरान के हाथ होने की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि चिट्ठी में धमकी देते हुए कहा गया है कि यह ट्रेलर है इजराइल में जो जनरल सुलेमानी जिसे वो हत्या कह रहे हैं ड्रोन अटैक में, उसका बदला लेने के लिए हमने ठाना है। ऐसी तमाम बातें जो इस चिट्ठी में लिखी गई हैं वो ऐसा इशारा करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बीती शाम इजरायली एम्बेसी यानी इजरायली दूतावास के बाहर हुए बम धमाके को लेकर सनसनी इस वक्त तेज है, और खास तौर पर एक लिफाफे में वो चिट्ठी मिलने के बाद जिसमें सीधे सीधे इस कम तीव्रता वाले धमाके को ट्रेलर बताया गया है। इस बड़ी खबर के साथ ही हम एक बार फिर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इस चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा है। अगर पूरी कहानी आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि इशारा ईरान के हाथ होने की तरफ बढ़ता है। पिछली बार भी जब 13 फरवरी 2012 को स्टिकी बॉम्ब से एक महिला अधिकारी की कार में धमाका करने की कोशिश थी, हालांकि वो मामूली रूप से ही घायल हुई थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री निवास से कुछ दूरी पर किया गया था 2012 में। उस वक्त भी ईरान के हाथ होने की आशंका थी। खुफिया एजेंसीज ने उसके बाद पूरी जांच संभाल ली थी। एक बार फिर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो चिट्ठी मिली है उसमें कहा गया है कि ये बॉम्ब धमाका तो सिर्फ ट्रेलर है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो जनरल सुलेमानी की हत्या हुई थी ड्रोन अटैक में, ये उसका हम बदला ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत गंभीर संकेत देता हुआ क्या हिंदुस्तान और इजराइल के अच्छे जो रिश्ते हैं, दोस्ताना रिश्ते हैं, उस पर टारगेट करने के लिए कोई तीसरा मुल्क भारत को चुन रहा है। क्या एक बार फिर से जो कट्टरवादी ताकतें हैं, जो आतंकवाद को शह देती हैं, वो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं जिससे एक संदेश बहुत बड़ा जाए। और यही खबर अरविंद, जिसके साथ हमने 9 बजे शुरुआत की थी, बड़ी खबर है, साफ इशारा करता है तीसरे मुल्क की ऐसी कट्टरवादी ताकतों का, आतंकी ताकतों का, जो किसी न किसी तरीके से भारत की जमीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, भारत और इजराइल को टारगेट करने के। अरविंद, बिल्कुल अंजना, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल 2 बड़ी बातें आपको बताना जरूरी है, जिससे ये पूरा जो घटनाक्रम है वो आप समझ पाएंगी। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो धमाका हुआ, मैं कैमरा पर्सन संजय खान कहूंगा कि एक बार वो तस्वीर आपको जरूर दिखा दे। ये सामने की तरफ जो कॉर्डन ऑफ किया है गया है, यहाँ पर कल धमाका हुआ। हमने तस्वीरें भेजी है, वहां की एफएसएल टीम वहां पर मुआयना करी है। वहां पर एक छोटा गड्ढा भी हुआ था, वो तस्वीरें हमने आपको भेजी है। दूसरी तस्वीर हमने आपको उस विस्फोटक की भेजी है जो कैन की जो विस्फोट के बाद जल गया है। अब इसमें अहम बात यह है कि जो लिफाफा मिला था उसमें बकायदा जो लिखा हुआ है उससे संकेत ये जरूर मिलते हैं कि इसके पीछे कहीं न कहीं ईरान से जुड़े लोगों का ही हाथ है, क्योंकि इसमें बदला लेने की बात कही गई है। इसमें ऐसा कहा गया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, यानी सीधे सीधे ईरान की बात की गई है। अब हम चलते हैं साल 2012 में। साल 2012 में जो इजराइल की एम्बेसी की कार को स्टिकी बॉम्ब से अटैक किया गया था, उसमें एक दिल्ली से पत्रकार गिरफ्तार हुए थे, जबकि जो 2 हमलावर थे वो ईरान से दिल्ली के पहाड़गंज में आए थे, रेकी की थी और उसके बाद धमाका किया था और ईरान फरार हो गए थे, आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो ये अपने आप में 2 ऐसी बातें हैं जो इशारा करती हैं कि इसके पीछे कहीं न कहीं ईरान समर्थकों का हाथ होगा। जो अमेरिकी एयर स्ट्राइक में जो सुलेमानी मारे गए थे उसके बाद काफी आहत हुए थे। दूसरा सवाल यह भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 2012 में 2 ईरानी आए थे, पहाड़गंज में रुके थे, अटैक करके यहां से गायब हो गए थे, तो क्या कोई बाहर से ईरान की तरफ से आया हो, यहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया हो? ये 2 बड़े ऐसे सवाल हैं जिसको स्पेशल सेल जांच करेगी। लेकिन धमाके के बाद जो लेटर मिला और जिस तरीके के लेटर में बातें लिखी गई हैं, वो साफ इशारा करती हैं कि कहीं न कहीं जो अमेरिकी एयर स्ट्राइक में और इजराइल की तरफ से जो एक तरीके से कहे तो अटैक हुआ था और सुलेमानी को मारा गया था, कहीं न कहीं उससे आहत लोग उसका बदला लेने के लिए इस तरह की दहशत
फैलाई गई है। धमाका किया गया आईईडी से। हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इसमें अमोनियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल किया गया और जो विस्फोटक है वो भारी मात्रा में इसमें जी अंजना जी, एक सवाल है, इजराइल की तरफ से, इजरायली दूतावास की तरफ से कल दो बड़ी बातें कही गई। साफ कहा गया कि हमारे तमाम कर्मचारी सुरक्षित हैं और दूसरा, इसे फौरन आतंकी हमला घोषित कर दिया गया। क्या औपचारिक रूप से दिल्ली पुलिस की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से इसे आतंकी हमला करार दिया गया है? क्योंकि शाम तक इस तरह की जानकारी नहीं थी। क्या इसे आतंकी हमले के तौर पर अब देखा जा रहा है? देखिए अंजना, कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौका वारदात पर आए थे और हमने उनसे बात की थी। उनका कहना था कि अभी हम कोई ओपिनियन नहीं देंगे इस मामले में, लेकिन हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। यानी दिल्ली पुलिस स्पेशल ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। न ही गृह मंत्रालय और न दिल्ली पुलिस ने इसे आतंकी हमला कहा है, लेकिन इजराइल ने आतंकी हमला कहा है। लेकिन आप इसको ऐसे जोड़कर देखिए कि धमाका होता है और धमाके के बाद वहां से एक लेटर मिलता है जिसमें बकायदा ये कहा गया है कि ईरान में जो ईरान के जो जनरल थे सुलेमानी, उनकी हत्या के लिए ये बदला लिया जा रहा, हम बदला लेंगे, हम ट्रेलर लेंगे। तो कहीं न कहीं ये आतंकी वारदात के संकेत तो जरूर है और शायद यही वजह है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मैं आपको फिर सिलसिलेवार 2012 की तरफ ले जाना चाहूंगा। उस वक्त भी जब हुआ था तो किसी भी एजेंसी ने यह नहीं कहा था आतंकी हमला, लेकिन जब जांच हुई तो बड़े लेवल पर ईरान तक तार जुड़ गए थे कि किस तरीके से ईरान से दो लोग आए, वो यहां पर धमाका किए, उसके बाद ईरान फरार भी हो गए थे। आज तक एजेंसी उसको पकड़ नहीं पाई है। तो आप इसको अभी अगर जिस तरह के पूरा अगर क्राइम सीन को आप एक तरीके से कोलैबोरेट करें तो आप ये पाएंगे कि धमाका होता है, वहां से लेटर मिलता है और उसमें धमकी भरा जो इजराइल के राजदूत हैं उनको बकायदा एड्रेस करते हुए लिखा गया है कि हम बदला लेंगे, हम ये अभी एक ट्रेलर है। तो ये संकेत है कि कहीं न कहीं इसे आप आतंकी हमले के तौर पर जरूर देख सकती हैं, क्योंकि बदला लेने की बात कही गई है, धमाका किया गया। और जिस तरह से कल बात की जा रही थी कि लो इंटेंसिटी का ये आईडी है, लेकिन हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि ये देखिए यहाँ धमाका हुआ इस साइड पर और धमाका यहाँ हुआ, गड्ढा यहाँ हुआ, लेकिन उसका असर जरा संजय आप दिखाइए, सड़क के दूसरी तरफ, ये दूसरी तरफ जो जिंदल हाउस है, यहाँ पर जो सामने की तरफ 5 कार खड़ी थी वहां पर हुआ। यानी दोनों सड़क के बीच काफी फासला है, लेकिन धमाका एक तरफ होता है और नुकसान दूसरी तरफ होता है। यानी विस्फोटक काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो लो इंटेंसिटी का धमाका कल दिल्ली पुलिस कह रही थी, लेकिन अगर दो चौड़ी सड़कों के बीच में एक तरफ धमाका होता है और दूसरी तरफ कार के शीशे टूट जाते हैं, और एक कार के नहीं, हमारे पास अब कई तस्वीरें आ गई हैं, तकरीबन 5 से 6 कारों के शीशे चकनाचूर हो गए। यानी जो आईईडी था उसमें विस्फोटक काफी मात्रा में मिलाया गया था। लेकिन सेल के सूत्रों का कहना है उस तरह 3 बजे के लगभग ही सारी मूवमेंट वो खत्म हो गई थी। एक अहम बात और बताई सेल के सूत्रों ने कि जिंदल हाउस के ठीक सामने ये धमाका हुआ फुटपाथ पर, वहां की सीसीटीवी खराब था। जी, सीसीटीवी खराब था। लीजिए तंवर साहब, सीसीटीवी खराब, और ये सबसे ऐसी जगहों पर, संवेदनशील जगहों पर जब भी जांच होती है, सीसीटीवी फुटेज कितनी अहम कड़ी होती है, लेकिन अब सीसीटीवी खराब है वहां का, जिस तरह की जानकारी अरविंद वहां से दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ से कोई और सीसीटीवी वहां पर काम कर रहा था या नहीं, ये इस पर नजर होगी जांच एजेंसीज की। लेकिन सीसीटीवी और उसका रेलेवेंस ऐसी महत्वपूर्ण सड़कों पर नकारा नहीं जा सकता है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट जो अभी आपने बताया, तो तीसरे देश के इन्वॉल्वमेंट की संभावना है। और तीसरे देश के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे तत्व हैं, क्योंकि ईरान इजराइल का तो नाम आ ही रहा है झगड़े के बारे में, कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर, मैं स्पेशल ऑपरेशंस का इंचार्ज रहा हूँ, और दिल्ली के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लद्दाख का है, जिसका नाम है हिजबुल मोमनीन। हिजबुल मोमनीन शिया मुस्लिम्स होते हैं, और हिजबुल मोमनीन का चीफ वो दिल्ली में आया था। तो ऑब्वियसली
उसका कनेक्शन यहाँ लोकल सपोर्ट, ईरानियन सपोर्ट उसको मिली और वो आदमी यहाँ आया था उस टाइम के अंदर ऑपरेशंस के लिए। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस उनको पता रहता है और इंटेलिजेंस ने टाइमली उस आदमी को पकड़ लिया। तो ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं इंडिया को बदनाम करने के लिए, अभी ये आपने कब की बात पाकिस्तान बता रहे हैं में- सर आप, किस साल की? ये करीब ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये जो हिजबुल वो मोमिनीन एक के चीफ डिकेड की से बात कर रहे पहले की बात है और ये हिजबुल मोमिनीन का खास चीफ था जिनके के पास AK-47 है और दिल्ली में आए, इजरायली ईरान एम्बेसी में भी गए और ये जो ये वहाँ पे जो कश्मीर के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, पेपर मैशे के नाम से यहाँ पे ये अपनी सारे जो बिजनेस के नाम से वो आया था और लाजपत नगर के अंदर हमने उसको पकड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ कि उमर शेख, जिसको पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लियरेंस दी है, वो दिल्ली में आया था और उमर शेख ने यहाँ पे 3 फॉरेनर्स को किडनैप किया क्योंकि मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाना था। मैं आपको बताऊं कि ये एजेंसियां जो काम करती हैं, जब मौलाना मसूद अजहर तिहाड़ जेल में बंद था तो तिहाड़ जेल के पीछे एक JPC मशीन लाई गई कि तिहाड़ जेल की दीवार तोड़ करके मौलाना मसूद अजहर को सिंगल सेल से छुड़ाया जाएगा। तो इंटेलिजेंस के पास न्यूज आती हैं और हमने इन न्यूज़ों को टाइमली एक्शन में लेकर के उनको विफल किया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एजेंसीज जो हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन हमारी क्षमता कम नहीं है। हमारे इंटेलिजेंस इनपुट्स बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं और हम इनसे निपटने के लिए काफी अनुभवी हैं। तो देखिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमें भारत लेकिन इस बार अगर ऐसी घटना उन्होंने की है तो चकमा देने में वो कैसे कामयाब हुए, इस बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे? अगर इस तरह की घटना की है देखिए, ये तो स्थिति आज जो 26 जनवरी के बाद जो देश में, दिल्ली में जो स्थिति है और इसके अंदर जो किसान आंदोलन के अंदर बहुत से एलिमेंट इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, तो इस इन्फिल्ट्रेशन की वजह से ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि सारी अटेंशन तो किसान आंदोलन पे है, उसमें ये इन्फिल्ट्रेटर्स को मौका मिल गया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि पॉसिबली ये लोग 3-4 आदमी बैठ करके आए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में हमें इन्वेस्टिगेशन में बढ़ना चाहिए और IED ब्लास्ट का जो पैटर्न है वो भी स्पेशल होता है। तो IED ब्लास्ट ये पाकिस्तान ISI स्पेशल ट्रेनिंग दे रही है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि अभी जो स्थिति है ये एक मैसेज है, कोई और बड़ी घटना करने की संभावना है तो हमें बहुत अलर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, और इस वक्त पर रिस्क नहीं मोल ले सकते। जल्दी से राव साहब आपसे एक कमेंट, उसके बाद हम फौरन ब्रेक पर जाएंगे। क्या दिल्ली पुलिस पर वाकई इस वक्त दबाव बहुत ज्यादा है? 26 जनवरी उसकी डिप्लॉयमेंट, किस तरह से उस दिन हर जगह पर जबरदस्त तैनाती की जाती है पुलिस की, इसके साथ बॉर्डर पर जो ट्रैक्टर मार्च निकालनी थी उसको भी देखना था। जो परिस्थितियां हुई, हिंसा हुई, वो हमने देखी। एक दिन टिकरी बॉर्डर पर बवाल होता है, एक दिन गाजी बॉर्डर पर, कल सिंघू बॉर्डर पर हमारे पुलिस वालों पर हमला कर दिया गया, तलवारों से हमला किया गया। क्या इस जबरदस्त दबाव के बीच एक सुरक्षा को लेकर किस तरह की डिप्लॉयमेंट हो, कहां पर किस तरह से तैनाती करनी है, इन सब को लेकर एक दबाव है पुलिस पर, क्योंकि किसान, ट्रैक्टर आंदोलन, हिंसा, इन सब से तनवर साहब जोड़ रहे हैं इस घटना को? राव साहब जी, अंजना जी, बिल्कुल निसंदेह ये दबाव तो है, लेकिन मैं समझता नहीं कि दिल्ली पुलिस किसी दबाव में काम करती है। नो डाउट बॉर्डर्स पे डिप्लॉयमेंट ज्यादा है, कुछ केसेस दर्ज हो गए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नो डाउट। और दूसरा, कल बीटिंग द रिट्रीट पे भी बड़ा हैवी अरेंजमेंट होता है। तो इन पैराफेरियल एरिया में जो कहीं ना कहीं ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर पाए, ये भी एक वजह हो सकती है कि इस किसान आंदोलन के दौरान कोई आदमी इसमें इस बहाने से आ गए हो। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं जो अरविंद ओझा जी ने बताया कि ईरानी कोई डेफिनेटली को आए होंगे, क्योंकि 2012 फरवरी का जो केस था उसमें मैं एसोसिएटेड था। उसमें इजराइल के इस एम्बेसी के साथ में जो गाड़ी में स्टिक बम लगाया था उसमें ईरान के लोगों का हाथ था और एक पत्रकार अरेस्ट हो गया था। तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि कोई बाहर के विदेशी आदमी इसमें आया हो। किसान आंदोलन में जो इन्फिल्ट्रेट करने वाले हैं वो पंजाब के लोग हैं, बट यहाँ पर मैं नहीं समझता कि उसके किसान आंदोलन से रिलेटेड है। लेकिन हाँ, दिल्ली पुलिस की जो फोर्स है
उनका कंसंट्रेशन उधर किसान आंदोलन की ठीक वजह है। से ज्यादा है और इधर ये इस प्रकार से ये करने में कामयाब जी। हो गए हैं, ये ऐसा लगता है। मैं लौटूंगी राव साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ये हिंदुस्तान के नजरिए से बहुत ज्यादा ऐसा मुद्दा है जिस पर जांच और बात आगे होनी चाहिए। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अरविंद ओझा, शिवेन श्रीवास्तव, मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तंवर साहब और राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। लेकिन चिंता की बात है वो चिट्ठी में लिखा हुआ संदेश। बम धमाके के बाद जब चिट्ठी मिली है तो उसमें लिखा गया है ये ट्रेलर है, हम अभी बदला लेंगे। पूरी जानकारी के साथ हम फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। तो इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके पर नॉन स्टॉप कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी ऐसी आतंकी हमले को भारत बहुत गंभीरता से ले रहा है और खास तौर पर इजराइल। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है इजरायली दूतावास की तरफ से इजरायली एम्बेसडर ने, क्योंकि साफ उन्होंने बीते दिन ही संदेश दे दिया था कि हमारे कोई भी कर्मचारी घायल नहीं हुए हैं, लेकिन इसी के साथ यह भी कहा है उन्होंने कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। जी हां, ये जानकारी जो आज तक को मिली है जिसके मुताबिक एम्बेसडर ने साफ दो बड़ी बातें कही हैं। एक तो किसी कर्मचारी के घायल होने से उन्होंने इनकार किया है, जैसा कि हम भी आपको बीते दिन से बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आतंकी हमला घोषित करते हुए साफ सख्त संदेश कि हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे। आपको बता दें तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं हिंदुस्तान की वो जुट गई हैं पूरी जांच पड़ताल में। तो दूसरी तरफ मोसाद से लेकर बताया जा रहा है कि इजराइल की भी जांच एजेंसी नजर बनाई हुई है इस घटना पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। तमाम अन्य मेहमान और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपके पास आएंगे, क्योंकि उस चिट्ठी पर अब सबकी नजर है जिस चिट्ठी में कहा गया है कि यह बॉम्ब धमाका तो ट्रेलर है, बदला अभी बाकी है। ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।